नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी आर्थिक बहसों में कहीं पीछे छूट जाता है, लेकिन जिसकी जड़ें हमारे समाज में मतलब बहुत गहरी हैं। विषय है वित्तीय समावेशन, यानी उन करोड़ों लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना जो अब तक इससे पूरी तरह कटे हुए थे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बैंकिंग के सिद्धांतों पर एक काफी गहरा दस्तावेज हैं। इसमें सिर्फ नीतियां नहीं है, बल्कि बल्कि जमीनी हकीकत बताई गई है कि कैसे बैंक बिना बड़ी बड़ी ब्रांच खोले देश के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो आज हमारा मिशन साफ है। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिर्फ खाते खोलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन अनोखे तरीकों, उन लोगों और उस तकनीक की कहानी है जो बैंकिंग को शहरों की ऊंची इमारतों से निकालकर गांव की चौपाल तक ले जा रही है। चलिए इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, वित्तीय समावेशन। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समाज के उन लोगों को जिनकी आमदनी कम है या जो हाशिए पर हैं, हम्म। उन्हें सही कीमत पर जरूरी वित्तीय सेवाएं देना, जैसे पैसे भेजना, बचत करना, छोटा मोटा कर्ज और यहाँ तक कि बीमा भी। अच्छा, तो मतलब बेसिक बैंकिंग सेवाएं। हाँ, बेसिक बैंकिंग। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना वित्तीय बहिष्कार से करना। सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर, उसे अपने गांव पैसे भेजने हैं, तो उसे किसी अनजान व्यक्ति के हाथ कैश भिजवाना पड़ता है। उसमें रिस्क भी है और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। वित्तीय समावेशन इसी मजबूरी को खत्म करता है। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अब सिर्फ कोई सामाजिक काम या चैरिटी नहीं रह गया है। बैंकों ने इसमें एक बहुत बड़ा कारोबारी मौका देख लिया है। सही बात है। उन्हें समझ आया है कि पिरामिड के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा बाजार है, और इस पूरी कहानी में स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत मजबूत किया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी सोच ने माइक्रो फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। पहले माइक्रो फाइनेंस का मतलब था सिर्फ छोटा मोटा कर्ज। हाँ, बस लोन देना। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ। अब इसमें माइक्रो इंश्योरेंस भी है, यानी छोटे प्रीमियम पर बीमा। माइक्रो पेंशन भी है, ताकि बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जुड़ सकें। और डिजिटल भुगतान तो है ही। ये असल में आर्थिक विकास के फायदों को ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का एक जरिया बन गया है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि इसकी जरूरत क्यों है और इसके पीछे की सोच क्या है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर, जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। बैंक ये सब करते कैसे हैं? हर गांव में एक नई ब्रांच खोलना तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसमें तो अरबों रुपए लग जाएंगे और वो कभी मुनाफे में नहीं आएगी। तो फिर रास्ता क्या है? यही सबसे बड़ी पहेली थी। और इसका हल निकाला गया दो बहुत ही अनोखे मॉडलों से। पहला है बिजनेस फैसिलिटेटर, जिसे हम संक्षेप में बीएफ कहेंगे। और दूसरा है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, यानी बीसी। बीएफ और बीसी। जी। आप इन्हें बैंकों के जमीनी एजेंट या पार्टनर समझ सकते हैं। ये दूर दराज के ग्राहकों और बैंक के बीच एक पुल का काम करते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर, ये शब्द तो काफी कॉर्पोरेट लगता है। ये लोग कौन होते हैं? हमारे स्रोतों में तो एक लंबी लिस्ट है। एनजीओज, एसएचजीज, किसान क्लब, यहाँ तक कि पंचायतें और डाकघर भी। जी। लिस्ट इसीलिए लंबी है क्योंकि सोच ये है कि समुदाय में जो पहले से मौजूद भरोसेमंद संस्थाएं हैं, अच्छा। उनका इस्तेमाल किया जाए। बीएफ का काम भी बहुत साफ है। वे बैंक के लिए जमीन तैयार करते हैं, जैसे गांव में जाकर जरूरतमंद लोगों की पहचान करना, उनके आवेदन भरवाने में मदद करना, लोगों को बचत के लिए समझाना। एक तरह से जागरूकता फैलाना। नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें आरबीआई से कोई खास मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो बीएफ एक तरह से बैंक और गांव वालों के बीच पहला परिचय कराते हैं, भरोसा बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वे पैसों को हाथ ही नहीं लगाते तो ये सिस्टम तो अधूरा लगता है। असली बैंकिंग यानी पैसों का लेन देन वो कैसे होता है? एकदम सही सवाल। बीएफ मॉडल की इसी कमी को पूरा करने के लिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी मॉडल बनाया गया है। बीसी वो व्यक्ति या संस्था है जिसे बैंक अपनी तरफ से असली बैंकिंग काम करने का अधिकार देता है। ये बैंक के हाथ पैर की तरह काम करते हैं। और हिल स्पीकर तो मैं हैरान हूं कि बीसी कौन कौन बन सकता है। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, टीचर, ये तो समझ आता है। लेकिन किराना या मेडिकल स्टोर के मालिक, पीसीओ चलाने वाले और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप के मालिक भी, ये तो सच में कमाल है।
मतलब बैंक ने ये समझा कि गांव में लोग किसी मैनेजर से ज्यादा अपने पड़ोस के किराना वाले पे भरोसा करते हैं। निश्चित रूप से ये स्थानीय विश्वास का लाभ उठाने का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसीलिए बीसी के काम का दायरा बीएफ से कहीं ज्यादा बड़ा है। वे छोटी रकम जमा कर सकते हैं, पैसे निकालने में मदद कर सकते हैं, छोटा मोटा कर्ज दे सकते हैं। कर्ज भी दे सकते हैं? जी, छोटी रकम का, और उसकी किश्तें भी वसूल सकते हैं। यहाँ तक कि वे माइक्रो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे उत्पाद भी बेच सकते हैं। एक तरह से वे एक चलता फिरता मिनी बैंक है। मतलब एक बीसी सिर्फ पैसे निकालने जमा करने वाला एजेंट नहीं है, बल्कि वो एक पूरा फाइनेंशियल सर्विस पॉइंट है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक किसी को भी उठाकर बीसी बना सकता है। इसके लिए नियम बहुत सख्त हैं। हर बैंक को अपने बोर्ड से एक नीति पास करवानी होती है। किसी को बीसी बनाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। बाजार में उसकी इज्जत कैसी है, उसका रिकॉर्ड कैसा है और क्या उसके पास रोज के कैश को संभालने की क्षमता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरा सिस्टम मतलब बिचौलियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि जब इतने सारे लोग शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने का खतरा भी बढ़ जाता होगा। ग्राहक की सुरक्षा का क्या मतलब, कोई रिस्क है इसमें? ये बहुत ही जायज चिंता है और रेगुलेटर यानी आरबीआई इस बारे में बहुत सख्त है। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कई परतें बनाई गई हैं। पहली और सबसे अहम शर्त है कमीशन को लेकर। बैंक इन बीएफ या बीसी को उनके काम के लिए कमीशन देता है, लेकिन वो ग्राहकों से सीधे किसी भी सेवा के लिए एक भी पैसा नहीं ले सकते। लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत है? मतलब क्या कोई बीसी दूर दराज के गांव में किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति से चाय पानी के नाम पर अतिरिक्त पैसे नहीं लेता होगा? इस पर निगरानी कैसे होती है? आपकी आशंका गलत नहीं है और ऐसी शिकायतें आती भी हैं। यहीं पर दूसरी सुरक्षा परत काम आती है, टेक्नोलॉजी। स्रोतों के मुताबिक बैंकों के लिए जरूरी है कि वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ज्यादातर लेन-देन एक हैंडहेल्ड मशीन या मोबाइल फोन के जरिए होते हैं और ये डिवाइस सीधे बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस से जुड़ा होता है। अच्छा, तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है? सब कुछ। तो जब भी कोई लेन-देन होता है, उसकी सीधी एंट्री बैंक के सर्वर में हो जाती है और ग्राहक को एक रसीद या एसएमएस भी मिलता है। इससे हेरफेर की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और मान लीजिए फिर भी कुछ हो गया तो आती है तीसरी और सबसे मजबूत परत, कानूनी जिम्मेदारी। बैंक और ग्राहक के बीच जो समझौता होता है, उसमें साफ लिखा होता है कि बीसी की किसी भी गलती के लिए आखिरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। मतलब ग्राहक का पैसा सुरक्षित है? बिल्कुल। अगर ग्राहक का पैसा डूबता है तो उसकी भरपाई बैंक को करनी होगी। साथ ही ग्राहक की जानकारी को गुप्त रखना भी बैंक का ही काम है। टेक्नोलॉजी की बात चली है तो एक और बड़ा दिलचस्प शब्द हमारे स्रोतों में है, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस, यूएसबीज। एक मिनट, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नाम लगता है। ये क्या चीज है? हंसते हुए, नाम तो वाकई दिलचस्प है। ये असल में एक बहुत ही कारगर समाधान है। सोचिए, एक बीसी अपने किराना स्टोर से काम कर रहा है, लेकिन उसे रोज कैश जमा करने या निकालने के लिए 20 किलोमीटर दूर बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो आरबीआई ने बैंकों को इन अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस को खोलने की इजाजत दी। ये गांव के केंद्र में 1 या 2 कमरों की पक्की जगह होती है जो हफ्ते में कुछ दिन खुलती है। यहाँ बैंक का एक कर्मचारी बैठता है और आसपास के 8-10 बीसीज के लिए ये एक सपोर्ट सेंटर की तरह काम करता है। ओह, तो बीसीज को मेन ब्रांच तक नहीं जाना पड़ता? भी यहीं जमा होते हैं। ये एक तरह से मेन ब्रांच और जमीनी बीसी के बीच की एक जरूरी कड़ी है। ये तो बीसीज के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा हो गया। बहुत बढ़िया। लेकिन एक और सवाल है, मान लीजिए किसी ग्राहक को बीसी की सेवा से कोई समस्या है, तो वो कहाँ जाएगा? इसके लिए भी एक तय प्रक्रिया है। हर बैंक को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना जरूरी है। उन्हें एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होता है, जिसका नाम और फोन नंबर उस बीसी की दुकान पर साफ साफ लिखा होना चाहिए। और अगर वहां बात न बने तो? अगर कोई ग्राहक शिकायत करता है और 60 दिनों के अंदर उसे बैंक से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो वो सीधे बैंकिंग लोकपाल यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। अच्छा, एक स्वतंत्र संस्था। जी, ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों की आवाज अनसुनी न रह जाए। और यहाँ मैं फिर से टेक्नोलॉजी की भूमिका पर जोर दूंगी, खास तौर पर बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल।
अंगूठे के निशान से लेन देन ने उन लोगों को भी बैंकिंग की ताकत दी है जो पढ़ लिख नहीं सकते। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, आत्मविश्वास भी देता है। तो ये बीएफएससी मॉडल बैंकिंग को सच में लोगों के दरवाजे तक ले जाने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। लेकिन क्या वित्तीय समावेशन की कहानी सिर्फ इन एजेंट मॉडलों तक ही सीमित है, या फिर इस काम के लिए कुछ नए तरह के बैंक भी बनाए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था पेमेंट बैंकों की स्थापना। इनका तो जन्म ही वित्तीय समावेशन के मकसद से हुआ है। ये खास तौर पर प्रवासी मजदूरों, कम आमदनी वाले परिवारों और छोटे कारोबारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पेमेंट बैंक, हाँ, इनके बारे में सुना है। इनकी कुछ बातें इन्हें पारंपरिक बैंकों से बहुत अलग बनाती हैं। जैसे पेमेंट बैंक हर ग्राहक से ज्यादा 2 लाख रुपए तक ही जमा ले सकते हैं। वे एटीएम या डेबिट कार्ड तो दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते। लोन नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि उनका मुख्य काम है भुगतान और पैसे भेजने की सुविधा को आसान और सस्ता बनाना, न कि कर्ज देना। वो एक पेमेंट स्पेशलिस्ट हैं। वे इंटरनेट बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सेवाएं देते हैं। और हमारे स्रोतों में एक बहुत जरूरी नियम का भी जिक्र है कि पेमेंट बैंकों के लिए ये अनिवार्य है कि वे अपने कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट, मतलब बीसीज, ग्रामीण इलाकों में खोलें। एग्जैक्टली। ये नियम पक्का करता है कि वे सिर्फ शहरों में रहकर मुनाफा कमाने पर ध्यान न दें, बल्कि अपने असली मकसद से जुड़े रहें। और पेमेंट बैंकों ने एक और काम किया है। उन्होंने पारंपरिक बैंकों को भी अपनी डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मजबूर किया है। मतलब कंपटीशन बढ़ाया है। जी, ये एक तरह से पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक वेकअप कॉल था। पेमेंट बैंकों के अलावा 2 और मॉडलों का जिक्र करना भी जरूरी है। एक तो है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो दशकों से चल रहा है। ये ग्रामीण गरीबों के समूहों और बैंकों को एक साथ लाता है, जिससे दोनों को फायदा होता है। बिल्कुल। और दूसरा जो हाल ही में आया है वो है को-लेंडिंग मॉडल, CLM। ये नवंबर 2020 में RBI ने शुरू किया। ये एक बहुत ही दिलचस्प साझेदारी है। इसमें बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी NBFCs मिलकर जरूरतमंद क्षेत्रों को कर्ज देते हैं। मतलब टीम बनाकर काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, बैंकों के पास पैसा बहुत है और उनकी ब्याज दरें कम होती हैं, लेकिन उनकी पहुंच हर जगह नहीं होती। वहीं दूसरी ओर NBFCs की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो इस मॉडल में दोनों साथ आते हैं, पैसा बैंक का और पहुंच NBFC की। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, तो वित्तीय समावेशन कोई एक अकेली रणनीति नहीं है। ये सिर्फ बैंक खाते खोलने की दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें लोग हैं, BCs, टेक्नोलॉजी है, CBS, नए तरह के संस्थान है, पेमेंट बैंक, और समुदाय पर आधारित मॉडल्स है, SHGs। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि वित्तीय सेवाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकें। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो आज शायद हम सबके हाथ में है, एक मोबाइल फोन। ऐसा लगता है कि सस्ते स्मार्टफोन और 4G इंटरनेट ने बैंकिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। बिल्कुल, खासकर कोविड के बाद तो जैसे हर कोई फोन से ही लेन देन करने लगा। सही बात है। और ये सिर्फ शहरों की या पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव तो वहाँ आया है जहाँ लोगों ने पहली बार बैंकिंग का स्वाद ही मोबाइल के जरिए चखा है। अच्छा, ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक तरह से लोगों को आर्थिक मुख्यधारा में लाने का दरवाजा खोलने जैसा है। जब आपके हाथ में फोन आता है तो सिर्फ फोन नहीं आता, आपके हाथ में एक बैंक, एक बीमा एजेंट और पैसे कमाने का एक जरिया भी आ जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर, लेकिन जमीन पे ये दिखता कैसे है? मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गांव है जहां कोई बैंक की ब्रांच नहीं है, वहां कोई मजदूर अपना खाता कैसे खुलवाएगा? क्या कोई एजेंट आता है उनके पास? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC मॉडल काम आता है। ये बैंक के एजेंट होते हैं जो एक छोटा सा टैबलेट या एक मशीन लेकर गांव-गांव जाते हैं। एक मशीन? हाँ, जिसे पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन कहते हैं। वो वहीं पर लोगों के अंगूठे का निशान लेकर या आधार कार्ड से उनका बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोल देते हैं। पैसे जमा करना हो, निकालना हो, सब कुछ वहीं के वहीं हो जाता है। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दिहाड़ी मजदूर पहले अपना पैसा घर भेजने के लिए पूरा एक दिन खराब करता था, शहर जाता था, लाइन में लगता था, वो सब खत्म। अब वो अपने गांव में ही कुछ मिनटों में ये काम कर सकता है। उसके एक दिन की मजदूरी बच गई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। समय और पैसा दोनों की बचत।
लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है ना? हाँ बिल्कुल। इतने सारे अलग अलग तरह के फोन हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और ज्यादातर लोग पहली बार डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, तो उन्हें धोखाधड़ी से कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। हाँ ये तो है, मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा था। और उनका क्या, जिनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। भारत में आज भी करोड़ों लोग फीचर फोन यानी वो बटन वाले बेसिक फोन इस्तेमाल करते हैं। क्या वे इस क्रांति से बाहर हैं? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। देखिए, इस समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला गया, USSD टेक्नोलॉजी। USSD, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। सुनने में भारी भरकम लगता है, पर ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे हम फोन का बैलेंस चेक करने के लिए 123# जैसा कुछ डायल करते हैं। अच्छा, ओके। इसी का इस्तेमाल करके नवंबर 2012 में NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 99# नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 99#, मैंने इसके बारे में सुना है। इसकी सबसे खास बात तो यही है कि इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है ना? बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी भी बेसिक फोन पर काम करता है, और जब 2016 में इसे भीम और UPI से जोड़ दिया गया तो ये और भी ताकतवर हो गया। इसने सही मायनों में डिजिटल खाई को पाटा। ये इस बात का सबूत है कि वित्तीय समावेशन के लिए हमेशा सबसे नई और महंगी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सरल और सबकी पहुंच वाली तकनीक ज्यादा बड़ा काम कर जाती है। तो मतलब टेक्नोलॉजी का रास्ता तो बना दिया गया, लोगों तक पहुंचने के लिए BC एजेंट भी हैं और बिना इंटरनेट वाले फोन के लिए 99# जैसा जुगाड़ भी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या किसी के हाथ में एक शानदार टूल दे देना ही काफी है? अगर उसे यही ना पता हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है या क्यों करना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी तो दे दी पर चलाना नहीं सिखाया? आपने एकदम सही पॉइंट उठाया है। यहीं पर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की भूमिका आती है। दिलचस्प बात यह है कि वित्तीय समावेशन और साक्षरता ये दोनों जुड़वा स्तंभ है। अगर एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत गिर सकती है। बिल्कुल। सोचिए, किसी को बैंक अकाउंट तो दे दिया, ये हुआ समावेशन। हाँ, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया कि अपना ATM पिन या OTP किसी को नहीं बताना है। ये हुई साक्षरता की कमी। तो समावेशन का फायदा होने के बजाय भारी नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो ये साक्षरता या ये जानकारी सिर्फ उन्हें ही चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या फिर इसकी जरूरत हम सबको है? आमतौर पर यही लगता है कि इसकी जरूरत सिर्फ गरीबों को है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जरूरत हर किसी को है। एक कम आय वाले व्यक्ति को ये समझना है कि उसे अपना पैसा कहाँ सुरक्षित रखना है, तो वही एक अमीर व्यक्ति को ये समझना है कि उसे अपना पैसा कहाँ निवेश करना है ताकि उसे अच्छा रिटर्न मिले। यहाँ तक कि बैंकों और नीतियां बनाने वालों को भी इसकी जरूरत है, ताकि वे ऐसे प्रोडक्ट बना सकें जो लोगों की जरूरतों को सच में पूरा करें। तो इस साक्षरता को लोगों तक पहुंचाया कैसे जा रहा है? क्या इसके लिए कोई खास कार्यक्रम है? हाँ, इसके लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। एक तरफ रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ वित्तीय साक्षरता केंद्र यानी FLCs खोलें। FLCs? हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स। ये केंद्र स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों तक समाज के अलग अलग वर्गों को बैंकिंग और वित्त की बुनियादी जानकारी देते हैं। और क्या कोई राष्ट्रीय स्तर पर भी पहल हुई है? बिल्कुल। 2013 में भारत के सभी बड़े वित्तीय नियामकों ने, यानी जो बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, बीमा और पेंशन को नियंत्रित करते, उन्होंने मिलकर राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र यानी NCFE की स्थापना की। अच्छा। ये संस्था स्कूली बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा भी आयोजित करती है, ताकि बच्चों में कम उम्र से ही पैसे को समझने की आदत डाली जा सके। ये एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला दृष्टिकोण। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि स्कूल के स्तर पर ये सिखाया जा रहा है, लेकिन जो लोग स्कूल से निकल चुके हैं, जो गाँव में रहते हैं, उन तक ये जानकारी कैसे पहुँचती है? उसके लिए एक जमीनी स्तर का मॉडल है। 2017 में RBI ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें बैंकों और NGOs की मदद से हर ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता केंद्र यानी CFLs स्थापित किए जा रहे हैं। CFLs? सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। ये समुदाय के बीच जाकर उनकी भाषा में उन्हें पैसे के प्रबंधन के बारे में सिखाते हैं।
ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला दृष्टिकोण है, जहां समाधान लोगों के बीच से ही निकलता है। तो हमारे पास लोगों के खाते खोलने की तकनीक है और उन्हें जागरूक करने के लिए साक्षरता केंद्र भी हैं। यानी सड़क बन गई है और लोगों को गाड़ी चलाना भी सिखाया जा रहा है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि गाड़ी में डालने के लिए ईंधन कहां से आएगा। मतलब लोगों की आमदनी कैसे बढ़ेगी ताकि वो इस बैंकिंग सिस्टम का सही मायने में फायदा उठा सकें। बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनने का असली मजा तभी है जब आपके पास उसमें डालने के लिए आय हो। और यहीं पर कहानी का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें RSSCT कहा जाता है। RSSCT? जी, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और बैंकों की एक मिलीजुली पहल है। ट्रेनिंग देने वाले संस्थान तो बहुत हैं। RSSCT में ऐसा क्या खास है जिसे दूसरों से अलग बनाता है? इसमें 3 बातें बहुत खास हैं। पहली, यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो मांग पर आधारित होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको एक ही चीज सिखा दी। अच्छा। पहले उस इलाके में सर्वे किया जाता है कि वहाँ किस तरह के काम की मांग है। क्या वहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चल सकती है या फिर मशरूम की खेती? फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, यानी जो हुनर सिखाया जा रहा है उसके काम में बदलने की संभावना ज्यादा है। और दूसरी खास बात क्या है? दूसरी और सबसे जरूरी बात है हैंड होल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज। RSCT सिर्फ ट्रेनिंग देकर छोड़ नहीं देता। ट्रेनिंग के बाद वो युवाओं को बैंक से लोन दिलाने में पूरी मदद करता है ताकि वे अपना काम शुरू कर सके। मतलब लोन मिले तक साथ रहते हैं? बिल्कुल, वो उनके साथ बैंक जाते हैं, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करते हैं, एक तरह से उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करते हैं। और तीसरी बात? तीसरी बात है एस्कॉर्ट सेवाएं, जो कम से कम 2 साल तक दी जाती हैं। ये मुझे सबसे अनोखी लगती है। इसका मतलब है कि अपना काम शुरू करने के बाद भी RCTI की टीम अगले 2 साल तक उस नए उद्यमी के साथ जुड़ी रहती है। 2 साल तक? हाँ, ये वैसा ही है जैसे किसी को साइकिल चलाना सिखाने के बाद भी आप कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं ताकि वो गिरे नहीं। अगर उसे कच्चा माल खरीदने में दिक्कत आ रही है या हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा, तो RCTI की टीम उसकी मदद करती है। वाह! यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि वो नया बिजनेस शुरू के कुछ सालों में ही बंद ना हो जाए। और शायद इसलिए ये मॉडल इतना सफल है, क्योंकि ये सिर्फ कौशल नहीं दे रहा बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। एक और बात जो मैंने नोट्स में पढ़ी वो ये है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से आवासीय होते हैं और खाना रहना मुफ्त होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, इससे सुनिश्चित होता है कि गरीब से गरीब परिवार का युवा भी बिना किसी आर्थिक बोझ के ये ट्रेनिंग ले सके। ये वास्तव में उद्यमिता को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक बहुत ही सोचा समझा और व्यापक मॉडल है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, भारत में लोगों को बैंकिंग से जोड़ने का काम किसी एक जादू की छड़ी से नहीं हो रहा है। ये एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति है। इसमें कई अलग अलग पहलू हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देख सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग और BC एजेंट वो सड़कें हैं जो हर गांव तक पहुंच बना रही हैं। ठीक है। वित्तीय साक्षरता केंद्र लोगों को उन सड़कों पर सुरक्षित तरीके से चलने के नियम सिखा रहे हैं। और RSCT जैसे संस्थान उन्हें एक मंजिल दे रहे हैं, एक मकसद दे रहे हैं कि उन्हें उस सड़क पर चलकर जाना कहाँ है। ये तीनों चीजें, पहुंच, ज्ञान और अवसर, जब एक साथ मिलती हैं तभी सच्चा वित्तीय समावेशन होता है।